हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हिस्ट्री। 1930 में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। क्यों आया था? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारी कंट्री का था वो नेगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है बैडली क्रैश हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इसका मेन रीज़न था बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा था वो नेगेटिव में चल गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हमारे एक्सपोर्ट जो हैं बहुत कम हो जाते हैं और जो हमारे इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाता है। इंपोर्ट क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि डिप्रेशन के समय हमारी कंट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि लोगों के सर्वाइवर के लिए। इसकी वजह से जो बाहर से जो है जो ज़रूरतमंद सामान है वो मंगवाया जाता था, इसलिए जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा होता था। और एक्सपोर्ट इस वजह से कम हुआ क्योंकि और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता था, इस वजह से जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया था। इसका मेन रीज़न था कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में चला गया था। इस वजह से जो एक GATT एग्रीमेंट है उसे लाया गया। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो है 1947 अक्टूबर में आई थी। इसका मेन मोटिव यही था कि जो ट्रेड है उसे फ्री फ्लो करा जाए और जो टैरिफ बैरियर्स है उन्हें हटाया जाए, रिड्यूस किया जाए। और इफ़ेक्टिव हुआ था 16 जनवरी 1948 में। इसकी भी कुछ डेफिशिएंसीज थी जिसे रिप्लेस 47 ईयर्स के बाद किया गया और इसे 1994 में इसे रिप्लेस किया गया WTO के द्वारा। अब हम समझते हैं कि इसे ये लाया कैसे गया, GATT कैसे आया और WTO कैसे आया। एक 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये न्यू हैम्पशायर US में की गई थी। इसके अंदर 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तीन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था: IMF, IBRD और ITO। IMF और IBRD जो ये दो हैं, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब यहाँ हम समझते हैं कि ITO कैसे आया और इससे GATT एग्रीमेंट और WTO कैसे आया। जब हमारी जो ग्लोबल डिप्रेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी गिर गई थी, उसके बाद कई नेशंस ने बैठ के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन को और एक एग्रीमेंट को लेके आए ITO के। और ये जो एग्रीमेंट है ये हनावा में हुआ था। हनावा इस कॉन्फ्रेंस को जहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ था उस कॉन्फ्रेंस को हनावा कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसलिए इस एग्रीमेंट को हनावा चार्टर 1948 कहा जाता है। और ये साइन किया गया था 53 कंट्रीज़ के द्वारा। और जबकि उस समय 56 कंट्रीज़ में से 53 कंट्रीज़ ने इसे साइन कर दिया, लेकिन जो एक मेजर इकोनॉमिक कंट्री USA जिसकी इकोनॉमी का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, उसने इस एग्रीमेंट को नहीं माना था। उसे लगता था इस एग्रीमेंट में शायद इतना पोटेंशियल नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो दोबारा से ग्रो कर पाए, तो US ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस वजह से ये एग्रीमेंट जो है कभी भी हमारे यहाँ पे लागू हुआ ही नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, सिर्फ एक फॉर्म हुआ था। और इसे रिप्लेस किया गया GATT के द्वारा। GATT की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो GATT है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ ये एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में। और इसका ओवरऑल पर्पस क्या है? रिड्यूस करना ट्रेड बैरियर्स को और इंटरनेशनली जो ट्रेड है उसे प्रमोट करना ग्लोबली। ये साइन किया गया था 13 अक्टूबर 1947 को और इसे साइन किया था 23 कंट्रीज, जिसमें से एक कंट्री USA भी थी। इस वजह से इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। और ये जो साइन हुआ था जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इस जो GATT को था ये 47 ईयर्स के लिए है इसे, लेकिन बाद में रिप्लेस भी किया गया WTO के द्वारा, क्योंकि इस एग्रीमेंट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। ग्रोथ हुई थी लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी जितनी हमारे वर्ल्ड को ज़रूरत थी। इस वजह से इसको 47 ईयर्स के बाद रिप्लेस किया गया। और GATT एग्रीमेंट को लाने का USA ने जो ITO के एग्रीमेंट को ना किया था, लेकिन GATT के एग्रीमेंट को उसने भी हाँ कर दी थी। इस वजह से ITO का जो एग्रीमेंट है वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं और इसकी वजह से वो क्लोज़ हो गया। जो डेफिशिएंसी क्या थी GATT के अंदर जिसकी वजह से रिप्लेस करके इसकी जगह WTO को लाया गया? फर्स्टली सिर्फ एक एग्रीमेंट था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जो इसकी जिसने एग्रीमेंट किया था वो सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज थी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कोई मेंबर कंट्रीज़ नहीं थी। सेकंड क्या है? ये सिर्फ एक टैरिफ बैरियर को रिमूव करता था, वो भी सिर्फ गुड्स पे। जो गुड्स पे नॉन टैरिफ बैरियर वो भी लगता था, और ये जो टैरिफ बैरियर सिर्फ गुड्स पे हटाता था, जो और रह जाते थे सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, उन पे इसको बिल्कुल भी नहीं हटाया जाता। तो उन पे वैसे ही टैरिफ बैरियर लगता था जो पहले लगता था इसके आने से पहले। नेक्स्ट है
जो जो GATT था उसके अंदर ट्रेड इन एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल तो इंक्लूड था ही नहीं। इस ये भी एक कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न था WTO का, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर का जो मेन भाग है वो सबसे ज़्यादा आता है हमारे यहाँ पे सर्विस में या फिर हमारी इकोनॉमी को बढ़ने में। तो उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं गया, और उस पर बैरियर्स या फिर हम कहते हैं ट्रेड बैरियर्स वैसे ही लगते थे जो पहले लगते थे। और जो इसकी मेन डेफिशिएंसी थी ये थी कि जो GATT कभी भी उस लॉ को हटा नहीं सका जो GATT के आने से पहले। अगर किसी कंट्री के पास कोई लॉ पहले से चल रहा है तो GATT उस चीज़ को हटा नहीं सकते, उस चीज़ को हटा के उस चीज़ की जगह और कोई लॉ जो है वो उसे रिप्लेस नहीं कर पा रही थी। तो जो ट्रेड पहले से बैरियर्स लग सकते थे वो पहले ही लगे हुए थे जो GATT के आने से रिमूव नहीं हुए। तो ये भी एक मेन रीज़न था WTO को लाया गया। जो GATT की मीटिंग होती थी उसे राउंड कहा जाता था, लेकिन जो WTO की मीटिंग होती थी उसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो वो 2 सालों में एक बार ज़रूर होती थी, और जो मेंबर कंट्रीज़ है उसके मेन ऑफिशियल मेंबर को उस यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी होता था। अब हम समझते हैं कि WTO के बारे में सब क्या है। WTO की इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और इसे साइन किया गया था 124 कंट्रीज़ के द्वारा 15 अप्रैल 1994 को मेंबर्स के द्वारा, कंट्रीज ने 124 मेंबर्स के द्वारा इसे साइन किया गया था। और ये एक इंटरनेशनल ट्रेड इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका मेन पर्पस क्या था? रेगुलेट करना इंटरनेशनल ट्रेड को और रिमूव करना टैरिफ बैरियर्स को। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी वर्ल्ड वाइड मेंबर थे 164। जो 164th मेंबर था वो अफ़गानिस्तान था, वो 2018 में वो ऐड हुआ था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इसके करंट डायरेक्टर जनरल 2021 में डॉक्टर नजोगी ओकोंजो थे। जो GATT का 8th राउंड हुआ था उसे उर्गे राउंड कहा जाता है, जहाँ पे WTO की फॉर्मेशन हुई थी 1986 के अंदर। GATT का 8 जो राउंड था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, क्योंकि लोग चाहते थे उस समय, बहुत ज़्यादा इस बात की होप थी कि जो कुछ एरियाज है जैसे कि सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल या फिर एग्रीकल्चर, उसे लेके कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न आएंगे। इस वजह से GATT को हटा के WTO की फॉर्मेशन की गई। जो WTO है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल। लेकिन जो GATT था वो सिर्फ एक क्या था? एग्रीमेंट था, लीगल एग्रीमेंट था। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है WTO के? फर्स्ट है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या है? ये म्यूचुअल कंसेशन, हर जो भी मेंबर कंट्रीज़ है WTO के अंदर वो म्यूचुअली कंसेशन करेगी कोई भी टैरिफ ट्रेड पे। नेक्स्ट है मोस्ट फेवर नेशन। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर USA का गुड रिलेशन है इंडिया के साथ और वो इंडिया को एक्सपोर्ट पे 10% का छूट देती है, तो USA को, सिर्फ इंडिया को नहीं, जो भी मेंबर कंट्रीज़ है WTO की उन सबको वो कंसेशन रेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये होता है जो भी फॉरेन प्रोडक्ट्स है उसे हर एक कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट करे। नेक्स्ट है मेन एक्टिविटी क्या थी WTO की? फर्स्टली नेगोशिएट करके ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना। सेकेंड है मॉनिटर करना, जो भी एग्रीड रूल हैं वो जो गुड्स पे, सर्विस या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे लगाए गए उन्हें रिव्यू करना और मॉनिटर करना। और हर एक टाइम टू टाइम रिव्यू इस बात का भी करना जो ट्रेड पॉलिसीज़ है वो ट्रेड जो मेंबर कंट्रीज़ उन्हें फॉलो कर रही है या नहीं। आगे नेक्स्ट है सेटलमेंट करना डिस्प्यूट्स का जो मेंबर कंट्रीज़ है उनके बीच में हुआ है। नेक्स्ट है WTO की जनरल काउंसिल थी, उसका क्या वर्क था? WTO की एक जनरल काउंसलिंग करी जाती थी जहाँ पे जनरल मीटिंग करवाई जाती थी मेंबर्स के द्वारा, और यहाँ पे कुछ डिसीज़न लिए जाते थे। अगर किसी भी मतलब कि किसी भी डिस्प्यूट पे है, फिर कोई पॉलिसी पे है, किसी भी तरह के एग्रीमेंट पे यहाँ पे डिसीज़न लिया जाता था। इसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी कहा जाता है। WTO की जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म था उसका मेन मोटिव क्या था? ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाना या फिर अंडरस्टूड करवाना ट्रेड पॉलिसीज़ को WTO मेंबर्स के बीच में। और ये हर 4 साल में एक बार होती थी, रिव्यू करी जाती थी। नेक्स्ट है जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसका वर्क क्या था? ये डिस्प्यूट डील करता है
WTO मेंबर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसके बीच में डिस्प्यूट सेटल कैसे। फर्स्ट स्टेज है कंसल्टेशन। क्या होता है, बिफोर टेकिंग कोई भी एक्शन लेने से पहले कंट्री के अंदर वो चाहता था जो भी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है वो आपस में बैठ के पहले बात करके वो अगर सोल्व होता है वो डिफरेंसेस जहाँ तक तो वो सोल्व करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकंड स्टेज पे अगर कंसल्टेंसी फेल हो जाती है तो कंट्री आस्क कर सकती है पैनल से और अपॉइंट कर सकती है अपने साइड में एक पैनल। तो प्रेजेंट जो केस था हर एक पैनल दोनों पैनल जो है अपनी पैनल पे एक फाइनल रिपोर्ट अपनी केस लिख के वो DSP को दे सकती थी और जो DSP अपने रूल्स के हिसाब से उस पर जो है वो लगा देता था, जो भी फाइनल डिसीजन वो देता था। फिर होती है अपील। क्या होता है, आइदर साइड क्या करती थी, पैनल्स के रूलिंग के हिसाब से अपील कराई जाती थी। हर पैनल में सिर्फ 3 मेंबर्स हो सकते हैं और जो भी बॉडी सेटअप करी जाती थी उसके अंदर जो भी लोग होते थे उसको वो उस रिव्यू को जो उसका रिजल्ट है उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं उस पैनल को, और उस चीज़ का वहाँ पे फाइनली कंक्लूजन निकाला जाता था। तो इसका रिज़ल्ट क्या था, जो भी कंट्री जिसकी वजह से वो अगर लगता है कि जो लॉस में थी, जो लूज़ करे थी जिसने ये डिस्प्यूट सेटलमेंट, वो क्या करे, जो भी फाइनल डिसीजन WTO के द्वारा दिया गया है उसे रिकमेंड करके उसे फॉलो करे। ये था कुछ WTO का हिस्ट्री जो मैंने आपको फंक्शन समझाया, जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई इनकी डेट्स प्लीज़ याद रखिएगा। और मैंने कुछ इसके MCQs भी अलग एक वीडियो में बना के रखे हैं तो आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा। थैंक यू।